CGS में भी चलती हैं। फिर हमने देखा कि R बराबर थी रो L बाय A, तो वहां से देखा 1 बाय रो इज 1 बाय R L बाय A। L बाय A कहलाया सेल कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि L था, अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस में हम क्या करते हैं, दो पैरेलल प्लेट्स डुबोते हैं। उन पैरेलल प्लेट्स का जितना ओवरलैपिंग और डूबा हुआ एरिया है वो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। और अच्छा, ये एरिया दोनों प्लेट्स का नहीं लेते, मतलब एक प्लेट का एक फेस का जो एरिया है बस इतना दूसरे वाले के सामने है, और जिनके बीच में सॉल्यूशन भरा है ये है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। L क्या है? L है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। 1/R क्या है? 1/R है कंडक्टेंस G। और 1/ρ क्या है? 1/ρ को हम कहते हैं, रो थी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कपा कहते हैं इसे। कपा इज GL/A। ये है हमारा बढ़िया पहला पुश्तैनी फॉर्मूला। यूनिट्स क्या हैं? कपा की यूनिट्स हैं, आप देख सकते हैं यहां से, दिस इज साइमन पर मीटर या साइमन पर सेंटीमीटर, इस तरह से। दो बड़ी प्यारी चीजें हमने देखी। अगर एक सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्यूट्स हैं तो ओवरऑल कप्पा कितनी है? ओवरऑल कप्पा is kappa because of first solute plus kappa because of second plus kappa because of third plus dot dot dot। सारे सोल्यूट्स जोड़ लीजिए प्लस कप्पा बिकॉज ऑफ वाटर भी जोड़ना चाहिए। क्यों? देखिए पानी भी बहुत ज्यादा सही सही पर H प्लस और OH माइनस में स्प्लिट करता है। नेग्लिजिबल हो तो अलग बात है, पर अगर महत्वपूर्ण है तो उसकी भी मोलर कंडक्टिविटी आपको या उसकी भी जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो आपको जरूर जोड़नी चाहिए, ठीक है ना। ये था। यही नहीं, अगर दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जैसे हमने कहा था एक से अधिक सोल्यूट्स हैं, इट इज एज इफ कि अलग अलग रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं। पैरेलल में रेजिस्टेंसेस हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स जुड़ जाते हैं, यानी कि उनकी कंडक्टेंस जुड़ जाती है। G ओवरऑल भी क्या होगी? G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस डॉट 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 प्लस G बिकॉज ऑफ वाटर। मतलब कंडक्टेंस, जो ओवरऑल कंडक्टेंस ऑफ कंप्लीट सोल्यूशन है वो हो जाएगी कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ फर्स्ट सोल्यूट प्लस कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ सेकंड सोल्यूट प्लस कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ थर्ड सोल्यूट प्लस डॉट 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 टिल वी एड कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ वाटर ऑल्सो, ठीक है ना। अच्छी बात है। ये तो शुरुआत का पोर्शन था। उसके बाद फिर अच्छा एक दो चीजें और बता दे फटाफट। इसमें रेजिस्टेंस होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो कंडक्टेंस भी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों हो जाएंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। वो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट पे डिपेंड नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो कंडक्टेंस है वो कहलाती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कप्पा, राइट, ठीक है। दो डेफिनेशंस और हैं, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। वाह, ये क्या है? अगर दो पैरेलल प्लेट्स ली जाएं और उन्हें यूनिट डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए, यूनिट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कुछ भी हो सकता है। अगर दो पैरेलल प्लेट्स ली जाएं और अगर उन्हें यूनिट डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए और उनके बीच में इतना सॉल्यूशन भर दिया जाए जिसमें हो अगर 1 मोल सोल्यूट, तो जो उस पूरे पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है वो कहलाएगी मोलर कंडक्टेंस ऑफ दैट सब्सटेंस। अच्छा, और अगर उसमें 1 इक्विवेलेंट कोई पदार्थ हो तो वो कहलाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन। कोई फॉर्मूला भी है इसका? जी हाँ, बिल्कुल है। लैम्डा m जो मोलर कंडक्टेंस है दैट इज कप्पा बाय C इंटू 10⁻³ अगर CGS यूनिट्स हैं, और लैम्डा m विल बी कप्पा बाय C इंटू 10⁻³ अगर SI यूनिट्स हैं। यानी लैम्डा E को भी देख सकते हैं, दिस इज कप्पा बाय n इज नॉर्मेलिटी, C इज molarity and n is normality. How abnormal, but still it is called normality. This is CGS units and this is kappa by n into 10⁻³ अगर आप SI यूनिट्स लेते हैं तो ये मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के चार
बेहतरीन, अजीम शान, सुखद प्यारे प्यारे फॉर्मूले हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इनमें सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर आ जाता है, इस तरह के आते हैं। ध्यान रखिएगा, कप्पा किस पे डिपेंड करती है, मोलर कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है और कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है। तीन अलग अलग आइटम आ गए। हाँ, इसके पहले कि आगे बढ़े, लैम्डा एम और लैम्डा ई में क्या संबंध है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या संबंध है। वेल, अगर आप देखें तो मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नॉर्मलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसा है तो क्या करना होगा आपको, आप आराम से देख सकते हैं, डिवाइड करिए लैम्डा एम बाय लैम्डा ई, ये बराबर है नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी, एंड नॉर्मलिटी इज मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, ये एन आ जाएगा, यानी कि लैम्डा एम इज एन टाइम्स लैम्डा ई। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कम होती है, उसमें एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। ये है हमारा बचा कुचा अंतिम एक्सप्रेशन। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। एक चीज और, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और सब्सटेंस पर। सब्सटेंस मतलब कॉपर की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, ऐसे। वैसे ही कंडक्टेंस भी डिपेंड करेगी लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और उसके अलावा सब्सटेंस और टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल्स की रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस कम हो जाती है, कंडक्टेंस बढ़ जाती है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तेजी से चलते हैं, और सॉल्यूशन की विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो मजे से चलते हैं, इसलिए। ठीक है, और कोई पॉइंट्स हैं? थ्योरी के दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स और है, फटाफट वही बोल देता हूँ। कौन कौन से हैं, सुनिए। कैसे? आप देखें, ठीक है, मोलर इक्विवेलेंट वगैरह हैं, बड़ी अच्छी बात है ना। देन इसके बाद एक दो जो खास चीजें, क्या, अगर आपके पास मोलर कंडक्टेंस, मोलर छोड़िए, सिर्फ कंडक्टेंस है, तो वो टेम्परेचर और सोल्यूट सॉल्वेंट उस पर भी डिपेंड करेगी, लेंथ और एरिया पर डिपेंड करती है। जहां पर मेटल्स के लिए था कि सोना अलग, चांदी अलग, और कॉपर अलग रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रखते हैं, वैसे ही सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो वहां एक सॉलिड मेटल ना होकर सॉल्यूशन है, तो वो सोल्यूट पे भी डिपेंड करेगा, उस सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगा, और उस सॉल्वेंट में सोल्यूट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। अच्छा, जैसे आई मीन सोल्यूट को अगर आप देखें तो सोल्यूट में जैसे जैसे आप देखेंगे आपस के इंटरेक्शन बढ़ जाएंगे, वैसे वैसे उसकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी। क्यों? अगर आपस में सोल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट देंगे, उस आकर्षण को चीरते हुए चलना मुश्किल होगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगी। अच्छी बात है। यही नहीं, अगर सोल्यूट के पार्टिकल्स पर चार्ज ज्यादा है तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। क्यों? उतना ही डिस्टेंस चलना है, अगर +1 चार्ज है और चल रहा है तो कुछ करंट है, अगर +2 चलेगा तो डबल करंट है, +3 चलेगा तो ट्रिपल करंट है, तो ऑब्वियस सी बात है, चार्ज बढ़ेगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। मतलब पर एटम या पर आयन अगर चार्ज बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। इस तरह के फैक्टर्स है जो अपने को देखने चाहिए। ठीक है ना? चलो, अब एक बार, ये तो बात थी कंडक्टेंस की या कप्पा की, जी या कप्पा की बातें हमने करी है। एक बार लैम्डा एम और लैम्डा ई को देखें, इनका कंसंट्रेशन के साथ कोई वेरिएशन होता है? हाँ, होता है। कैसा होता है? आइए देखते हैं कैसा होता है, जरूर बड़ा अच्छा होता होगा। बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बदलेगा, वैसे वैसे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों बदल जाएंगी। मापोगे तो मोलर है। हाँ, आप कल्पना करिए, दो पैरेलल प्लेट्स हैं। हाँ जी, ऐसे देखिए, मेरे साथ इमेजिन करिए, आपको आसान लगेगा। दो पैरेलल प्लेट्स है, हाँ हाँ जानते हैं, बड़ी अच्छी बात है ना। अब इन दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, वही आप देखिए, एक बात देखें, ध्यान दें, गौर करें मेरी बात पर, और वो ये कि मान लीजिए सूखा सूखा आपने 1 मोल सोल्यूट डाल दिया, सूखा एकदम, तो पानी था ही नहीं। उसके बाद तो 1 मोल है, हाँ जी, थोड़ा सा उसमें 2 चम्मच पानी डालिए, घोटिए, बहुत जरा सा सोल्यूशन बना, कंसंट्रेटेड कुछ, तो डिस्टेंस सेम है, हाँ जी। कम कम पानी है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो डूबेगा वो थोड़ा कम होगा। अब आप उसमें पानी बढ़ाते जाइए तो सोल्यूशन में अभी भी है तो 1 ही मोल, तो 1 मोल की जो कंडक्टेंस है वो कहलाती थी मोलर कंडक्टेंस। हाँ, तो पैरेलल प्लेट्स, यूनिट डिस्टेंस, वो सब कुछ वही है, पर जैसे जैसे पानी मिलाता जाऊंगा, क्या आप देख रहे हो
कि पानी मिलाने के साथ साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा मेरे भाई मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी। मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी, एरिया ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसको डाइल्यूट करते जाएंगे, हम देखेंगे मोलर कंडक्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो मोलर कंडक्टेंस एक कांस्टेंट नहीं है। अगर आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट और टेम्परेचर चुन भी लिया है तो मोलर जो कंडक्टेंस है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इसी तरह से जो है वो जरूर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, और जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे वैसे वैसे बढ़ेगी। ऐसा है जी हाँ, ये चेंज विद कंसंट्रेशन, और बाय कॉमन सेंस आप देख सकते हैं वो बढ़ जाएगी जैसे जैसे पानी मिलाएंगे। क्यों? अरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा इसलिए। अच्छा ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं मैथमेटिकली कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो कंडक्टिविटी जी और मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम बढ़ेंगे घटेंगे, क्या होगा इनका? आइए देखते हैं। पहले कंडक्टिविटी को देखिए। मोलर सॉरी क्षमा चाहता हूं, कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी कप्पा थी, जी नहीं थी। का रेसिस्टिविटी रो का रेसिप्रोकल थी कप्पा। तो एक बार कप्पा का वेरिएशन देखते हैं कंसंट्रेशन के साथ, क्या हम पता लगा सकते हैं? आइए देखेंगे। सबसे पहले फिजिकली देखिए, फिर हम दूसरी चीजें देखेंगे। कैसे? वही ड्रामा है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं जी, ठीक है। कप्पा किसे कहते हैं कि भाई कितना भी सॉल्यूशन हो तुम तो उसमें ये करो कि यूनिट क्रॉस सेक्शन ले लो, हाँ जी, और यूनिट लेंथ ले लो। क्या क्या क्या? यूनिट क्रॉस सेक्शन और यूनिट लेंथ लो, और इस क्यूब में जो सॉल्यूशन भरा है, इस क्यूब में इसमें लेंथ फिक्स्ड है। कप्पा निकालते समय लेंथ L बराबर 1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, बाकी ऐसी तैसी जो न हो। तो आप ये देखो, अगर तुम आप इसको डाइल्यूट करोगे, अगर इसमें पानी डालते जाओगे, अब लेंथ और एरिया कांस्टेंट है। कप्पा निकालते समय उसकी डेफिनेशन ऐसी है कि यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है। तो आप जैसे जैसे डाइल्यूट करोगे भाई, क्या आप देख सकते हो कि उतने ही वॉल्यूम में, मान लो पहले इतने ही वॉल्यूम में 1 मोल सोल्यूट था, हाँ जी, अब डाइल्यूट करते जाओगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। तो ओवरऑल सॉल्यूशन की तो ऐसी तैसी जो भी होना है हो, लेकिन सिर्फ इतने ही वॉल्यूम में क्या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे या कम होंगे? जब डाइल्यूट करोगे तो कंसंट्रेशन घटेगा, और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस जो फिक्स्ड इस वॉल्यूम के अंदर हैं, वो नंबर ऑफ आयंस तो कम हो जाएंगे। पहले मान लो 50 आयंस थे, और जब तुमने डाइल्यूट कर दिया, मान लो वॉल्यूम डबल कर दिया, तो इतने ही वॉल्यूम में 25 आयन बचेंगे। हाँ जी, तो पहले इतने ही वॉल्यूम में 50 आयंस करंट कैरी कर रहे थे, और अब इतने ही वॉल्यूम में सिर्फ 25 आयन करंट कैरी करेंगे। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगा, कप्पा कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी, हाँ, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दोनों ही नाम है इसके। स्पेसिफिक कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, कप्पा घट जाएगी कंसंट्रेशन घटने के साथ। ऐसा है जी हाँ, ऐसा है। और कारण भी समझ रहे हैं आप, बिल्कुल फिजिकली देख सकते हैं। कप्पा में लेंथ और वॉल्यूम या लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स्ड है, तो उतना ही वॉल्यूम है। अगर उसमें आयंस की संख्या कम हो जाएगी, अगर चार्ज को कैरी करने वाले कम हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कंडक्टेंस कम होनी चाहिए। मेक सेंस? ठीक है, तो यहीं पे भी कारण लिखा है, सिंस कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बड़ी भद्दी परिभाषाएं हैं ये, बड़ी पॉपुलर है, खूब किताबों में लिखी मिलेंगी, और यही वो सस्ती और घटिया परिभाषाएं हैं जिनके कारण विद्यार्थियों का दिमाग तय हो जाता है। सस्ता और घटिया, इतने स्ट्रॉन्ग शब्द, इतने कठोर शब्दों का, ऐसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। हाँ, क्यों? जब मैं विद्यार्थी था और पढ़ रहा था, तो इन सस्ती परिभाषाओं ने मुझे बहुत सताया है। मेरे मन में इनके लिए बहुत घटिया ओपिनियन है। जैसे यहां देखिए, सिंस कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब अगर आप थोड़ा सा भी विचार करते हैं, ये खूब किताबों में मिलेगा आपको लिखा हुआ, आराम से लूजली एनसीईआरटी मस्त मेंशन करती है, भाग जाती है। और वहां कोई लेखक तो बैठा नहीं है कि उससे पूछे कि भैया ये क्या लिखा है तुमने, है ना? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन टीचर्स भी शुरुआत में पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि अगर वो समझना चाहें तो उनको समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है, क्यों?
पर यूनिट वॉल्यूम की तो कंडक्टेंस का कोई मतलब नहीं है ना। हम ऐसे भी कह सकते हैं, मान लो 1 ml पानी है या 1 ml सोल्यूशन है। अब उस 1 ml सोल्यूशन को मैंने अगर बहुत दूर-दूर प्लेट्स ले ली और अब यहां भरने की कोशिश करी, तो हो सकता है बस इतना ही, ये L बहुत ज्यादा कर ली और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, तो इसकी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। और इन्हीं प्लेट्स को अगर मैं पास में ले आया तो मैंने L कम कर दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, तो इसकी रेजिस्टेंस अब कम हो जाएगी। तो वही सॉल्यूशन है, वही यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन लगातार जो कंडक्टेंस है उसकी वो तो बदल रही है ना। हाँ, तो अब तो मतलब ये तो सेल के साथ बदल जाएगी। इसमें अगर आप ढंग से देखें और बार बार इस पर माथे फोड़ें, तो आपको एक चीज जो लिखी हुई नहीं है पर पल्ले पड़ती है कि ये तभी संभव है जब उन्होंने एल को फिक्स कर दिया हो। हाँ जी। और ढंग की किताबों में देखेंगे तो उसमें एल को फिक्स किया होता है, लेकिन क्या होता है, लेखक एक बार लिख देते हैं एल फिक्स्ड है, बाद में आगे मान लेते हैं कि भाई ठीक है, समझ गया होगा बच्चा ने। अब यहां पर एक लाइन कहीं से, दूसरी लाइन कहीं से, तीसरी, तो 5-6 किताबों से अलग अलग लाइनें नकल करी हैं, तो वो लाइन कॉपी करना भूल गए कि एल फिक्स हो जाती है, तो फिर ये प्रायतः फैल जाता है। क्या होता है, सिंस कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स is fixed as unit distance. डिस्टेंस फिक्स कर दे भाया, वो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर ही रहेगा। अब खेल के खेलो, फिर पर यूनिट वॉल्यूम करके नाचो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स कर दिया और डिस्टेंस फिक्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो खाया हुआ पोर्शन है, यदि आपका दिमाग ठीक है तो आपको ये उड़ाने पर बहुत पीड़ा होगी। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा तो उटपटांग चीजें हैं, और ये मैंने पूरी ये सारी चीजें आपको इसलिए बता दी। हो सकता है आप कहें कि पहले से ठीक लिख के बता देते, ये सारी बातें क्यों बताई, दूसरों की निंदा करने के लिए? नहीं, मैं कुछ भी बता दूं, आप इधर उधर 2-4 सोर्सेस से इसको देखेंगे, नहीं तो दूसरे आपके मित्र इष्ट जो हैं वो आपको लाके दिखाएंगे और पूछेंगे ये क्या है, ये समझ में आ रहा है तुमको? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए स्पष्ट निर्बंध शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह के अधूरे स्टेटमेंट जहर हैं। जब तक उन्हें, जो मैंने हाथ से लिखा है, न जोड़ा जाए, तब तक उनका कोई मीनिंग नहीं है। सही ये है जिसमें से इतना पोर्शन खाकर अधूरे में ये लिख देते हैं वो, और फिर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपके कंफ्यूजन और संकट कट गए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो। कप्पा में क्या था? फिक्स डिस्टेंस, फिक्स एरिया था, वॉल्यूम फिक्स था। बढ़ा दिया वॉल्यूम तो उतने ही वॉल्यूम में आयंस कम हो गए, तो कप्पा कम हो गई। डाइल्यूट करने पर कप्पा घट जाती है। ठीक। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, तो कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस, कप्पा डिक्रीजेस। ठीक है, सहमत है इस बात से, कप्पा डिक्रीजेस, फाइन। ये क्या है, एक प्रयोग करके देखते हैं। क्या आपके सॉल्यूशन में नमक है? हाँ है। और आप देखें, हमने क्या किया, उसको सॉल्यूशन बनाया और बार बार डाइल्यूट कर करके कंडक्टेंस नापने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ऐसा है, बढ़िया है, अच्छा है, करो। क्या किया, पहले कुछ था, बाद में डाइल्यूट किया, तो आप देखिए पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। हाँ जी, हो तो गए। तो जैसे जैसे डाइल्यूट करोगे, ये सच है, पार्टिकल्स दूर होते जाएंगे, कंडक्टेंस कम होती जाएगी। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक दूसरा ड्रामा है। जैसे अगर एच है तुम्हारे पास, जो देता है H+ और A-, जब तुम डाइल्यूट करोगे तो उससे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और आयंस की संख्या, या आयंस की संख्या तो नहीं बल्कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी। अच्छा, तो क्या आयंस की संख्या बढ़ गई है? हाँ, पहली बात तो डाइल्यूशन से कॉन्सेंट्रेशन तो कम ही हुआ है, लेकिन जैसे मान लो अगर अगर आपके पास NaCl था, जो पूरा डिसोसिएट करके Na+ और Cl- दिया करता था, आपने वॉल्यूम को डबल किया तो कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आधा हो गया। अब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, इसमें आप वॉल्यूम को डबल करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन आधे से कुछ ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम भी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, वो लौट के वापस पूरा हो जाएगा? पूरा तो कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि
आधे से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बस इतना ही कमेंट करना है। पर दोनों ही परिस्थितियों में आप देखेंगे कप्पा तो कम हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी। ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। अच्छी बात। और व्हाट अबाउट मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी के बारे में क्या कहना है, आइए उसको भी देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, लैम्डा एम का जो वेरिएशन है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, आइए अब उस पर दृष्टि डालें। बाय कॉमन सेंस मैं आपको एक बार इंटरप्रेट करके बता चुका हूं। देखिए इसकी मैथ्स में आप जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे। फिजिकली इमेजिन करिए, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, यूनिट डिस्टेंस पर रखी हुई हैं, उसमें सॉल्ट डाल दिया, सूखा सूखा सॉल्ट डाल दिया। इमेजिन करिए कुछ पानी नहीं है, सोल्यूशन ही नहीं है, तो कोई कंडक्ट तो क्या करेगा? अब जरा सा पानी डाला, जरा सा पानी डाला तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कम है, लेकिन है तो पूरा भरपूर एक मोल ही है, पर अब कंसंट्रेशन कम है तो कंडक्टेंस कुछ होगी, कम होगी। आप पानी मिलाते जाएं, एक ही मोल पैरेलल प्लेट्स के बीच में, यूनिट डिस्टेंस के बीच में एक ही मोल सोल्यूट है, तो जो भी कंडक्टेंस है वो हर केस में मोलर कंडक्टेंस ही कहलाएगी। लेकिन जैसे जैसे पानी मिलाते जाएंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा। डाइल्यूशन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा। और जब जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तब तब ओवरऑल सॉल्यूशन की टोटल, इसमें एक टुकड़ा नहीं टोटल लेना है, टोटल सॉल्यूशन की कंडक्टेंस तो ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी डाइल्यूशन के साथ, राइट? मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन एंड इट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फर्क पड़ जाता है। ठीक है। वैसे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लोग कह देते हैं कि रीजन थोड़े अलग भी हो सकते हैं। कैसे? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो क्या इक्विलिब्रियम का भी स्यापा हो जाता है। कैसा स्यापा? अब देखिए, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड है, उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है वो कम होगी। प्लीज नोट, इसमें बड़ा फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा फैक्टर है कि जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हाई कंसंट्रेशन पे तो अल्फा वैसे ही पुअर है, पानी डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। ये तो बहुत मजे की बात है। उसके साथ एक डबल मजा आ रहा है। डबल मजा क्या? कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगी। अगर एच ए डिसोसिएट कर रहा है एच प्लस और ए माइनस में, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने से नए नए आयन बनेंगे, और वो जो नए नए आयन है वो और मस्त इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो मजा आएगा, और तो क्या होगा। ठीक है, बस इतनी बात है। तो यानी कि मुद्दे की बात है, कंसंट्रेशन कम करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस, वो तो पागलों की तरह बढ़ जाएगी। हाँ जी, एकदम पागलपन मच जाएगा, वो पागलों की तरह बढ़ जाएगी। अच्छी बात है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होता है? एज concentration tends to zero, as concentration tends to zero, alpha tends to 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 को टेंड करती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। और उस समय जो कंडक्टेंस नापते हैं वो लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इंफिनिटी कहलाती है। कि मैथ्स वालों को इंफिनिटी देखकर थोड़ी टेंशन हो जाती है, तो इसलिए हम उनके मन के आनंद के लिए इसे लैम्डा नॉट लिख लेते हैं, पर दोनों एक ही चीजें हैं। दिस इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर conductance at infinite dilution. यह मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐसा है। जी हाँ, ठीक है। तो फिर of an ionic solution, the degree of dissociation of electrolyte increases. क्या? जी हाँ, the degree of dissociation of electrolyte increases. ओह, ये अच्छी बात है। ये वही बात है जो मैं कब से कह रहा था। जैसे जैसे आप उसे डाइल्यूट करेंगे, एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़े। एक मोल एसिडिक एसिड आपने डाला, ठीक है, ज्यादा कोई डिसोसिएशन नहीं है, एरिया भी कम है, पानी मिलाते गए, एरिया बढ़ता गया, उससे भी कंडक्टेंस बढ़ी, और अल्फा बढ़ती गई, उससे भी कंडक्टेंस बढ़ी। तो स्टीप इंक्रीज, पागलों की तरह बढ़ गई कंडक्टेंस। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रहा है या आप पानी मिलाते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों ने कहा ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ, बना देते हैं। अगर हम लैम्डा एम वर्सेस रूट ऑफ कंसंट्रेशन, क्या बदतमीजी है, रूट क्यों निकाला?
धनक मान लो निकाल लिया, है ना। अगर रूट ऑफ कंसंट्रेशन प्लॉट करें और लोगों ने कहा यार एक्सपेरिमेंट करेंगे और प्लॉट करेंगे, कर ले एक्सपेरिमेंट और कर ले प्लॉट, है ना। जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, आप देखिए क्या मिल रहा है। अलग अलग रीडिंग्स ली जा रही हैं और रीडिंग्स में देखो आप देख सकते हो ऐसे अलग अलग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग। अरे तो नॉन लीनियर ग्राफ है, हाँ ऐसे ही है। कंसंट्रेशन कम होने पर एकदम पागलपंती वाला, अरे बबरी तो कैसे इंक्रीज हो रहा है, हाँ। तो जीरो को टेंड करेगा तो ये कहां जाएगा, आप अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, पर ईश्वर ने क्या, ठीक है ऐसा ग्राफ है, अब है जो है क्या किया जाए। ठीक, देख रहे हैं आप, ऐसे बनता है ग्राफ, ठीक है। तो लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का ग्राफ कैसा, ऐसा आ जाएगा। फाइन, ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, रटना पड़ेगा। रटना क्या, तो एक्सपेरिमेंट कर लो, एग्जाम हॉल में बैठ के एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं पाओगे, लैब है नहीं वहां पे, ध्यान रखो, अच्छा रहे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, ऐसे ही पर और आसान है। स्ट्रॉन्ग के लिए तो भाई ये होगा कि भाई इट स्लोली क्या कंसिस्टेंटली बढ़ जाती है, बढ़ती तो ये भी है ना। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का कैसे किया एक्सपेरिमेंट वो दिखा रहे हैं। फिर से लैम्डा एम वर्सेस रूट सी है। इन्होंने कहा हाँ हाँ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कर तो देखा, देख क्या मिला, देखते आप देखिए, टिंग टड़ैंग 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 टिंग टड़ैंग। अबे क्या कर रहा है ये, स्ट्रेट लाइन आ गई, यस। इसी लालच में रूट सी प्लॉट किया था सी के स्थान पर, कि वीक में न सही कम से कम स्ट्रॉन्ग में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, स्ट्रेट लाइन आ जाती है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाती है ऐसे। तो क्यों, क्योंकि 100% आयनाइज स्टेट में तो पहले ही होता है, तो जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, आयंस थोड़े दूर चले जाएंगे, इतना ही है, पर अदरवाइज वो पहले भी आयनाइज थे, अभी भी आयनाइज रहेंगे। हाँ, डाइल्यूट करने पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा और हमें टोटल कंडक्टेंस जो है, एक मोल जब अंदर है तो टोटल कंडक्टेंस होती है लैम्डा एम, वो निकालनी है, एरिया बढ़ता जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस इसकी भी बढ़ जाती है। अच्छा, कंसंट्रेटेड हुआ तो कंसंट्रेटेड है, एक और फैक्टर है, आयंस एक दूसरे को पागलों की तरह आकर्षित करने लगेंगे, अच्छा उससे भी कंडक्टेंस कम हो जाएगी, दूर दूर चले जाएंगे तो सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इतना फर्क और पड़ेगा, अच्छी बात है। जैसे डाइल्यूट करेंगे आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जी हाँ, आयंस एक दूसरे को उतना ज्यादा ना अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल, बिल्कुल एक दूसरे पर उनका असर कम हो जाएगा, इसके चलते भी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ तो जाती है, मना नहीं है, मेन इफेक्ट तो एरिया का है, फिर कहूंगा मैं इसे। अच्छा, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, लैम्डा टेंड्स टू लैम्डा इंफिनिटी या लैम्डा नॉट, ऐसे बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऐसा बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इसका एक फॉर्मूला भी है, क्या है, लैम्डा एम इज लैम्डा एम नॉट माइनस ए या ए रूट सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप जो है वो जाएगा माइनस ए और लैम्डा एम नॉट हो जाएगा ये कांस्टेंट सी, स्ट्रेट लाइन है, बढ़िया, आप देखिए इस तरह से, ठीक, ऐसा ग्राफ बना के दिखाएं, बिल्कुल केसीएल के लिए क्या होगा, ऐसे होगा। एक बात को और समझिए आप, कंसंट्रेशन एक्चुअली जीरो हो जाएगा तो हम मोलर कंडक्टेंस नाप नहीं पाएंगे, हाँ जी, इसीलिए ये लाइन यहां तक तो है, इसका ये डॉट डॉट क्यों लगा रखे हैं, इसका मतलब लाइन तो हमने बना ली और इसी को एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, हाथ से ऐसे ही आगे खींच लिया और जहां वो टकराया हमने कहा ये है लैम्डा एम नॉट, हमने कहा ये पॉइंट है लैम्डा एम नॉट, ऐसा ये वाला पॉइंट, ठीक, ये दिखा रखा है। फाइन, वी आर नॉट कंप्लेनिंग, नेगेटिव स्लोप है ये हमें दिख गया, ग्राफ से हमें लैम्डा एम नॉट निकल जाएगा, ये भी दिख गया, तो वीक के लिए ऐसे लैम्डा एम नॉट नहीं निकाल सकते, हाँ, वीक का ग्राफ तो ऐसे पागलों की तरह आता था, अब वो यहां मुड़ेगा या सीधे निकल जाएगा या कहां मुड़ जाएगा, यू डोंट नो, तुक्के ही मार सकते हैं, तो एक्यूरेटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हैं, लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट cannot
be obtained by extrapolation. ये एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है? हाथ से लाइन को आगे खींच देना, जैसी लाइन वहां तक चल रही थी वैसे आगे बना देना और उससे तुक्के मार देना, ये कहलाता है एक्स्ट्रापोलेशन। स्ट्रेट लाइन में तो एक्स्ट्रापोलेट करना सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कर्व है तो कर्व का तो भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो है इसमें गड़बड़ होने की संभावना है, एक्यूरेसी नहीं आती, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्या करेंगे? दूसरे तरीके खोजेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, चलिए। ए क्या है? कैपिटल ए इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। भाई हम था ना लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी, तो सी तो कंसंट्रेशन है, लैम्डा एम नॉट देख लिया अपन ने, जो है सो है। ए क्या है? ए इज अ कांस्टेंट, और वो सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करता, है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे ए बी, जैसे NaCl, KCl या LiBr, ये सब एक टाइप के हैं, +1 -1। तो इन सब के लिए अगर बाकी सारे फैक्टर्स सेम हैं तो जो KCl के लिए ए होगा वही NaCl के लिए, वही लिथियम ब्रोमाइड के लिए होगा, पर MgCl2 के लिए अलग होगा। और जो MgCl2 के लिए है वही CaBr2 या BaI2 उन सब के लिए सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 और 1 है, मतलब कैटायन +2 है और एनायन -1 है, ये टाइप अलग है। आप समझ गए? ठीक है। तो लैम्डा एम इज लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। ठीक है, उसी को और समझाया, जैसे NaCl है +1 -1, कैल्शियम क्लोराइड है +2 -1, MgSO4 है +2 -2। तो इनके लिए ए की वैल्यू इन तीनों के लिए अलग अलग होगी, पर MgSO4 जैसे ही अगर ZnSO3 है +2 और -2, दे विल हैव सेम ए। अच्छा, ऐसा होता है? जी हाँ, ऐसा होता है। ठीक है, फाइन। All the electrolytes of a particular type have the same value of A. समझ गए? हाँ, समझ गए। और कुछ? वेल, छोटी छोटी बातें और कर सकते हैं। कैसे? जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है, ए कम हो जाता है। क्यों क्यों क्यों? हाँ, हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो आपको याद है, 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट। जो के था ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो आयंस के बीच का अट्रैक्शन कम होगा, आयंस मजे से एक दूसरे को छोड़ देंगे, एक दूसरे पर इतना असर नहीं डालेंगे। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी, हाँ जी, और विस्कोसिटी कम होगी तो उसके साथ ए की वैल्यू भी कम हो जाती है। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ने पर या विस्कोसिटी घटने पर या टेम्परेचर बढ़ने पर ए की वैल्यू कम होती है। प्रॉपर्टी है कि ऐसा ही है। ठीक है, चलिए। और जैसे हमने कहा था, स्ट्रॉन्ग के लिए लैम्डा नॉट एम नॉट एक्स्ट्रापोलेशन से आ जाता है, वीक के लिए इस टोटके से नहीं आता, दूसरा षड्यंत्र करना पड़ेगा। कौन सा? क्या करेंगे? अरे बात करेंगे यार, पर एक एग्जाम्पल तो कर दो। Mark out the correct statements regarding the electrolytic molar conductivity. A. It increases as temperature increases. Lambda m बढ़ेगी, हाँ, टेम्परेचर बढ़ने पर तो सब बढ़ते हैं, कप्पा, लैम्डा, जी, सब। ठीक है। It experiences resistance due to vibration of ions at mean position. सॉल्यूशंस में कोई मीन पोजीशन नहीं होती, आयन भागते रहते हैं। मीन पोजीशन सॉलिड तारों में होती है, तो ये तो गलत बात है। ठीक है। Increases in concentration decreases the electrolytic molar conductivity. अच्छा, increase in क्षमा चाहता हूं, increase in concentration decreases the molar conductivity of both strong as well as weak. हाँ, सही बात है। एक का ग्राफ ऐसा है, दूसरे का ऐसा है, पर घट तो जाती है, सही है। ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, पोलैरिटी मतलब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा या टेम्परेचर बढ़ेगा तो ए, कैपिटल ए की वैल्यू कम होगी
और लैम्डा एम क्या थी, वो थी लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। तो इफ ए डिक्रीजेस लैम्डा एम इंक्रीजेस। हाँ, तो ग्रेटर द पोलैरिटी, ठीक है, ग्रेटर इज इलेक्ट्रोलाइटिक मोलर कंडक्शन। सच है, क्यों? मेक सेंस ऑल्सो। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उतने ही मजे से आयन सेपरेट हो जाएंगे, मजे से दौड़ेंगे, मजे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। सच है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा तो सॉरी बढ़ेगा तो ए की वैल्यू कम होगी, ए की वैल्यू कम होगी तो लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ जाएगी। बिल्कुल, तो ए सी डी सही उत्तर है, शानदार उत्तर है, बिल्कुल। एक और हो जाए, क्यों नहीं? On increasing dilution, the following will increase. Dilution बढ़ाने पर, पानी मिलाने पर क्या क्या बढ़ेगा? Equivalent conductance बढ़ेगी, वही यूनिट डिस्टेंस फिक्स्ड है, पैरेलल प्लेट्स फिक्स्ड हैं। जैसे से पानी मिलाते जाओगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, उससे इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस दोनों बढ़ जाएंगी। ऐसा है? जी हाँ। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा था रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कप्पा। कप्पा बढ़ेगी? नहीं, कप्पा कम हो जाती है, गलत बात है। ऑल भी नहीं है। ए और सी सत्य है, जी हाँ, ए और सी सही है। एक और हो जाए, क्यों नहीं? थर्ड, फॉर एन NaCl solution which of the following quantities go to zero? Oh my god, as NaCl concentration goes to zero, जैसे जैसे कंसंट्रेशन जीरो की ओर टेंड करता है, क्या क्या शून्य हो जाता है? Assume the solvent's contribution to conductivity has been subtracted off. मान ले पानी शानी कुछ कंडक्ट नहीं कर रहे, जो कंडक्टेंस सिर्फ नमक के कारण हो रही है, तो क्या क्या शून्य हो जाएगा? As C tends to zero, lambda m tends to lambda m naught. ये जीरो तो नहीं हो रहा ना। कप्पा टेंड्स टू जीरो, यस, क्यों? अरे जब कुछ सॉल्वेंट में सोल्यूट ही नहीं बचेगा, जब कोई आयन ही नहीं बचेगी, तो कप्पा क्या जीरो हो जाएगी? ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अपनी इनफाइनाइट वैल्यू पर आएगी। जी स्टार क्या है? जी स्टार था एल बाय ए। एल बाय ए जीरो, एल बाय तो कांस्टेंट है, वो जीरो क्यों टेंड करेगा? नॉनसेंस। ओनली बी विल टेंड टू जीरो, कप्पा विल टेंड टू जीरो। यस, बिल्कुल। Which of the following statements are correct? Okay. The conductance of 1 centimeter cube of a solution is called conductivity. अब ये इसको क्या है, ये मजबूरी है, ऐसा स्टेटमेंट गलत है, पर ये हर किताब में लिखा होता है, तो हमें सही देना पड़ेगा। ये अधूरा स्टेटमेंट है। दिस इज इफ filled between parallel plates at unit distance. ये लोग मान लेते हैं अंडरस्टूड, अंडरस्टूड नहीं होता। अधिकांश बच्चे तो छोड़ो, अधिकांश टीचरों को याद नहीं होता है ना। लेकिन ये स्टेटमेंट शुद्ध साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अधूरा और गलत है। लेकिन हाँ, क्योंकि हर किताब में दिया होता है, आप उसको मार करेंगे, फिर लोगों से झगड़ा होगा, कौन माताफोड़ी करेगा। तो अगर आप ये जोड़ लीजिएगा उसमें अपने आप ही जोड़ लें, हाँ, हे ईश्वर उनको क्षमा कर देना, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। तो आप जान गए, ठीक कर लीजिएगा। Specific conductance increases while molar conductivity decreases on progressive dilution. ये ठीक उल्टा है, गलत बात है। ठीक है। The limiting equivalent conductivity ये क्या है? ये है lambda E naught of a weak electrolyte cannot be determined exactly by extrapolation of plot. हाँ, सही बात है। वीक का ग्राफ ऐसे आएगा, एक्स्ट्रापोलेशन में गड़बड़ हो सकती है, सही बोला। कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सच है। इलेक्ट्रॉन नाचते तभी तो कंडक्टेंस आती है मेटल्स की, सत्य है। ठीक है। एक और, बिल्कुल। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओके, लैम्डा एम इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस। ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट, तो पहले से ही पता था हमको, स्टेटमेंट चुनने को बोल रहे हैं। ठीक है। ए, plot of lambda m against root c is obtained as a straight line with, ये क्या स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, with intercept lambda m naught and slope minus e। तो सही बोला, बिल्कुल सही बोला। वैल्यू ऑफ ए डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी सच है। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का टर्म तो अलग से रूट सी में ही चुका है।
NaCl and KCl have different values of constant A, ये झूठ है. सेम टाइप है, +1 -1 +1 -1, तो इनका A सेम होगा. और D, NaCl and MgSO4 +1 -1 और +2 -2 have different values of A. बिल्कुल सही बात है, they must have different values of A. तो आप देखें सत्य क्या है, A B D आबाद, ये है सही जवाब. The next one, a graph of molar conductivity of 3 electrolytes, NaCl ये strong है, salt है, HCl ये भी strong है, 100% डिसोशिएट करता है, NH4OH ये weak है, अमोनिया, is plotted against root C, which of the following is correct. 3 नंबर अमोनिया का है. NaCl और HCl में क्या होगा, अगर आप देखेंगे किसी एक गिवन कंसंट्रेशन पर अगर आप देखें तो एक की 2 की कंडक्टेंस कम है और 1 की कंडक्टेंस ज्यादा है. NaCl HCl में Na+ यहाँ H+, Cl- तो सेम ही. Na+ और H+ किसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, छोटा है उसकी ज्यादा होनी चाहिए, कौन, H+ की ज्यादा होगी. तो ये HCl का ग्राफ है और ये NaCl का. अच्छा ऐसा है, जी हाँ ऐसा है. 1 HCl हो जाएगा क्योंकि उसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा है, छोटे आयंस तेजी से भागते हैं, जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और सबसे छोटू होता है H+, सबसे तेजी से भागता है. तो बेस्ट केस तो है इसका, HCl का. उसके बाद आएगा थोड़ा कम होगा NaCl, और ऑफ कोर्स NH4OH तो बहुत ही सड़ियल है. ठीक है, 1 कौन है, 1 HCl है, 1 HCl है, 2 NaCl है, 3 NH4OH है. C सही है, C बिल्कुल सही है. फाइन. एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है, और देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन यानी कि कप्पा इज 0.022 साइमन पर सेंटीमीटर. ठीक है, कप्पा 1, और ये है कंसंट्रेशन ऑफ NaOH कितना है, 0.1 नॉर्मल, नॉट रियली एबनॉर्मल. ठीक है, when equal volume of 0.1 normal HCl is added, ऐसा है तो 0.05 मोलर नमक बन जाएगा. ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन डिक्रीजेस टू 0.0055 साइमन पर सेंटीमीटर. ठीक है, ये कप्पा 2 हो जाएगी. फिर पूछा है, क्वेश्चन पूछे हैं यहां, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज. ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे बताएंगे, लैम्डा E was कप्पा बाय N into 10⁻⁻3 अगर CGS में, यहाँ CGS है. कप्पा कितनी है, कप्पा 2, और वो है 0.0055 साइमन पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी कितनी है भैया, नॉर्मलिटी है 0.05 मोलर, तो 0.05 नॉर्मल इंटू 10⁻3, 0.05 0.00 1 2 1 2 0.55 15 0.11 110 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ऐसा आ जाएगा. द आंसर इज 110. अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट. इट सेज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है, फर्दर 0.1 नॉर्मल ऑफ HCl इज एडेड. अच्छी बात है. द वॉल्यूम ऑफ विच इज डबल टू दैट ऑफ द फर्स्ट पोर्शन एडेड. ओके, and the conductivity increases to 0.08 Simon per centimeter. Okay, the value of lambda equivalent of HCl is, assume no change in equivalent conductivity of NaCl aqueous. ध्यान रखना, जब आप HCl मिलाओगे वॉल्यूम्स चेंज होंगे, दूसरे आइटम्स आ जाएंगे, तो ये तो पक्का है कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने के कारण NaCl की कप्पा बदलेगी. तो सही है ना, लैम्डा भी बदलेगी, सब बदलेगा. पर यहां पर एक बहुत ही ब्लेटेंट अजम्पशन दे दिया है कि पूरी बेशर्मी से मान ले कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा E ऑफ NaCl परिवर्तित नहीं होती. बढ़िया, निर्लज्जम सदा सुखी, है ना. तो अगर लैम्डा E NaCl की
परिवर्तित नहीं हो रही है, और बोला है कि कंडक्टिविटी इंक्रीजेस टू इतना। तो आपको ये पता है कि सेल पहले NaOH इतना था, ठीक है, फिर उसके बाद HCl ऐड हो गया तो ये इतना हो गया। हाँ जी। और अब आपसे कहा है कि जब इसमें मतलब अब ये तो HCl ऐड होने के बाद न्यूट्रलाइज होकर NaCl बन गया है, तो NaCl के लिए दिस इज कप्पा ऑफ NaCl which is 0.0055 साइमन पर सेंटीमीटर। और अगर लैम्डा इक्वलेंस ऑफ अच्छा, और NaCl का चेंज नहीं हो रहा, तो और देखें आगे इसको कैसे वर्कआउट करेंगे। इक्वलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई थी कप्पा बाय सी। लैम्डा ई इज कप्पा 1 by C1 into 10⁻³ या +3 CGS यूनिट्स हैं, इज कप्पा 2 by C2 into 10⁻³। अच्छा, एक है NaCl, जब NaCl यहां पर था 0.05 मोलर या 0.05 नॉर्मल NaCl, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम्स मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन आधे हो जाएंगे। जब NaOH और HCl को टाइट्रेट किया तो 0.05 मोलर या 0.05 नॉर्मल NaCl था, ठीक है। और उसकी कुछ कप्पा थी, कितनी कप्पा थी? 0.0055 साइमन पर सेंटीमीटर। तो आ जाएगा 0.0055 साइमन पर सेंटीमीटर, जो कप्पा थी पहले वाले NaCl की। और इसमें क्या था? कंसंट्रेशन था इस समय 0.05 मोलर। और ये टर्म जाएगा, ये बराबर हो जाएगी किसके? कप्पा 2 जो डाइल्यूशन के बाद आ गई। और बोला है अब कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? फर्दर 0.1 नॉर्मल ऑफ HCl is added, the volume of which is double of that of first portion। अगर V ml थे NaOH के, तो उसमें V ही ml थे, या V ml थे NaOH के, तो V ml थे HCl के, ये 2V था। और बाद में 2V और डाला गया, वॉल्यूम को फिर से दोगुना कर दिया गया, कॉन्सेंट्रेशन फिर से आधा हो जाएगा। पहले 0.05 था, अब 0.025 हो जाएगा, तो 0.05/2 मोलर। मोलर या नॉर्मल इस केस में सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हो जाएगा। ये कायदे में N1 होना चाहिए, N1 और N2, ठीक है। ये कट गया तो आ गया देयरफॉर कप्पा 2। कप्पा 2 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 0.0055/2 साइमन पर सेंटीमीटर। ये आ गई कप्पा किसकी? डाइल्यूशन के बाद NaCl की। हाँ जी। लैम्डा HCl पूछा है और टोटल कंडक्टिविटी इतनी है। आइए आगे जगह है तो आगे कर लेते हैं, कुछ जगह है, हाँ है। तो हम कहेंगे कप्पा ओवरऑल। फाइनली क्या है? आपके पास NaCl प्लस HCl दोनों है, ठीक है ना। दिस इज कप्पा HCl प्लस कप्पा NaCl। और ओवरऑल दे रखी है मुझे, कितनी है ओवरऑल? रखी है 0.018, एंड दिस इज इक्वल टू 0.0055/2, जो कि HCl का NaCl का था, कप्पा ड्यू टू HCl प्लस 0.0055/2, जितना भी आएगी। फाइन। तो देयरफॉर कप्पा ऑफ HCl आ गया 0.018 माइनस 0.02275, छी जितना भी आएगी। रक्षा कर दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस इज 0.01 8 275 300 800 माइनस 0.01525 साइमन पर सेंटीमीटर। ये आ गई सिर्फ कप्पा ऑफ HCl। मजेदार है, अब देखें। ठीक है। अब लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ HCl is kappa of HCl divided by normality of HCl into 10⁻³ ये आ जाएगा CGS यूनिट्स में। कप्पा ऑफ HCl आ गया 0.01525 साइमन पर सेंटीमीटर अपॉन नॉर्मेलिटी ऑफ HCl। अब HCl की नॉर्मेलिटी कितनी है? वेल 0.1 नॉर्मल HCl is added
और ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन का वॉल्यूम था V, इसका था V, तो इसका था 2V। तो जो पहले 2V था, अब वो मिक्सिंग के बाद हो जाएगा 4V, वॉल्यूम हो गया दुगना। तो HCl जो बाद में ऐड किया गया था उसका कंसंट्रेशन हो गया आधा, 0.1 था, तो वो बचेगा 0.05 नॉर्मल इंटू 10⁻3। रक्षा कर प्रभु, ये कितना आ जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 0.05, 0.01, तो ये आ जाएगा 0.1525। इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो 152.5 अपॉन 0.5 विच इज 152, तो 305, 305 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इस तरह से। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ HCl एज पर द डेटा गिवन। एक बार क्विकली रिकैप करा दूं क्या क्या किया हमने। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, देखने लायक है। उन्होंने कहा मेरे पास NaOH था, उसमें पहले HCl मिलाया, वॉल्यूम चेंज कर दिया है तो कप्पा वप्पा सब चेंज हो जाएंगे, है ना। लेकिन जब अच्छा यही नहीं, NaOH HCl रिएक्ट करके NaCl बना गए, 0.1 नॉर्मल ईच थे तो इक्वल वॉल्यूम्स मिलाए होंगे, तो अब 0.05 नॉर्मल आपको मिल जाएगा NaCl का सॉल्यूशन। और वो जो सॉल्यूशन बनाया था, मजे की बात है उसकी कप्पा आपको दे रखी थी, और क्या था उसमें फर्स्ट पोर्शन में तो आपको कराया था कि भाई आप इधर आए और ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी थी आपको, यानी कि लैम्डा ई निकालनी थी। कप्पा दे रखा है, एन दे रखा है, चुपचाप डिवाइड कर दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ गई NaCl सॉल्यूशन की। ठीक है, और यही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस था, अज्यूम नो चेंज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl। तो यही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मेंटेन करी जब हमने उस न्यूट्रलाइज्ड नमक के सॉल्यूशन में ऊपर से HCl और डाल दिया। पहले NaOH V था, HCl V था, VV मतलब वॉल्यूम कोई भी इमेजिनरी वॉल्यूम VV था, तो 2V था NaCl का सॉल्यूशन, और इतना ही 2V फिर से हमने उसमें HCl मिला दिया, तो अब वॉल्यूम फाइनली हो गया है 4V। तो क्वेश्चन है उसमें वॉल्यूम फाइनली हो गया है 4V, और क्योंकि जो पुराना NaCl 2V वॉल्यूम का था उसका वॉल्यूम बदल गया है, तो अब उसकी कप्पा भी चेंज हो जाएगी, और बोला है लैम्डा इक्विवेलेंट सेम रहेगी। तो हमने पुरानी लैम्डा इक्विवेलेंट को नई लैम्डा बराबर कर दिया, तो ये ऐसा आ गया। तो कप्पा 1/N1 बराबर कप्पा 2/N2। इससे हमने कप्पा 2 यानी कि HCl मिलाने के बाद सेकंड केस में अब कप्पा कितनी हो जाएगी ये निकाल दिया, ओनली बिकॉज ऑफ NaCl। और महाकप्पा दे रखी है टोटल कितनी है, वो है 0.018। तो महाकप्पा ओवरऑल माइनस NaCl के कप्पा, इससे मिल गया कौन, कप्पा ओनली बिकॉज ऑफ HCl। ठीक है, और जब वो आ गई फिर हमने क्या किया, हमने कहा लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, कप्पा बाय नॉर्मलिटी इनटू 1000। कप्पा तो निकाल लिया अपने, नॉर्मलिटी 0.1 की आधी हो गई, 1000 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, 305 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज द फाइनल आंसर। बढ़िया है, शानदार है, चलिए अच्छी बात है। इतना सब यदि आपने हजम कर लिया है, इतना सब यदि आपने बर्दाश्त कर लिया है, आप सह गए हैं, तो फाइनली हम बात कर रहे हैं कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस की। वाह, हाँ क्या 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 कैसे बोलते हैं, कोलरॉश, जो वैज्ञानिक है उनका नाम है कोलरॉश। कोलरॉश लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्या बोल रहे हैं कोलरॉश महाराज? आपने देखा होगा हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करी। हमने कहा कि हम एक्स्ट्रापोलेशन से इनकी लैम्डा इन्फिनिटी नहीं निकाल सकते। स्ट्रॉन्ग वालों की तो स्ट्रेट लाइन आ रही थी, थोड़ी देर पहले बताया था, याद होगा आपको कि लैम्डा m वर्सेस रूट c का ग्राफ प्लॉट किया था, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनकी स्ट्रेट लाइन आ रही थी, और यहां पर हमारे पास अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो वीक ऐसे चले जाते हैं। एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग के लिए तो लैम्डा m इन्फिनिटी या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्डा m की वैल्यू क्या होती है, निकल आती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये स्पष्ट रूप से नहीं निकलती। कैसे निकालेंगे इसे? कोलरॉश आए, उन्होंने कहा मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे इसे। तालियां तालियां, बोलिए कोलरॉश, क्या बोलना चाहते हैं आप? उन्होंने कहा देखो ऐसा है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो जब डाइल्यूट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है एक दिन ऐसा भी आता है कि वो टोटल कंप्लीट डिसोसिएट कर जाता है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर
weak electrolyte behaves as if it is a strong electrolyte. क्या? Weak electrolyte can be assumed to be completely dissociated at infinite dilution. हैं? ऐसा क्यों होता है? उल्टा सोचो, जिस डाइल्यूशन पर, जितना डाइल्यूट करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीटली डिसोसिएटेड माना जा सके या वो हो जाए, तब कहते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन आया। ये इन्फिनिटी की या इनफाइनाइट डाइल्यूशन की परिभाषा है। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का इनफाइनाइट डाइल्यूशन नाप तो अपन सकते नहीं है, पर कोलरॉश लॉ की मदद से अगर हम अज्यूम कर लें तो, जैसे मान लीजिए, अब यहां पे तो बहुत सारी गणित गणित दी हुई है, अच्छी है, ये भी हम समझाएंगे, लेकिन आपको बड़ी इजी चीज बता रहे हैं, पहले उसको सुन लीजिए आप, है ना। उन्होंने कहा मान लो तुम्हारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे क्या पसंद है तुम्हें, एसिडिक एसिड ले लेंगे, CH3COOH, या जिसको शॉर्टकट में हम HAC कहेंगे। अच्छा, या HOAC, ऑर्गेनिक वालों की पूरी स्टाइल मार ले तो HOAC, एसिडिक एसिड। तो ये जो एसिटिक एसिड है ये डिसोसिएट करता है H+ और एसिटेट आयन। क्या क्या? ये डिसोसिएट करता है एज H+ एंड एसिटेट आयन। हाँ जी, और ये 100% नहीं करता, लेकिन कोलरॉश ने कहा कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा ना, तो मान लीजिए आपको लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है, तो आप कह सकते हो दिस इज लैम्डा नॉट ऑफ H+ और लैम्डा नॉट ऑफ एसिटेट। ये क्या किया तुमने? आयनों में तोड़ लिया। जितना है, जितनी है कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस किसके कारण? H+ के कारण, प्लस जितनी है एसिटेट के कारण, उतनी ही होगी मोलर कंडक्टेंस किसकी? एसिटिक एसिड की। आमतौर पर ये चीज लिख सकते हैं किसके लिए? सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, पर वीक के लिए भी लिख सकते हैं। ऐसा बोल गए कोलरॉश कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस है, कटायन और एनायन। कोलरॉश महाराज के लॉ के चलते हम लिख पा रहे हैं कि जो कटायन और एनायन है, अगर उनके इंडिविजुअल मोलर कंडक्टेंसेस को जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी किसकी? पूरे सब्सटेंस की। वो सॉल्ट हो सकता है, वो एसिड हो सकता है, वो बेस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसकी ओवरऑल कंडक्टेंस आ जाएगी। ये एक बात है। और दूसरी बात कि वीक भी स्ट्रांग हो जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। दो बातें कही, ठीक है ना, उसको हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो मिलेगा क्या तुम्हें इससे? अब देखो, हमें ये तो पता है कि हमें एसिडिक एसिड के इनफाइनाइट डाइल्यूशन की जानकारी, मतलब एक्सपेरिमेंटली हम नाप नहीं सकते इससे। पर एक बात बताओ, क्या हम इसमें सेम चीज जोड़ और घटा सकते हैं? मतलब क्या आपका, मान लो मैं इसमें लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ क्लोराइड आयन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं, चलेगा? चलेगा। ऐसे ही मैं इसमें लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ सोडियम आयन को ऐड भी कर दूं और सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, चलेगा? अरे सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, चलेगा, कौन रोकेगा? ठीक है। फिर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, क्या कि H+ और क्लोराइड आयन जुड़ भी सकते थे। मतलब अगर हम इनको जोड़ दें तो ये हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ HCl। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें तो जोड़ सकते हैं, कोई पाप नहीं लगेगा। तो वीक होता तो भी जोड़ लेते, स्ट्रॉन्ग तो एक्सपेरिमेंटली नाप भी सकते हैं। दिस इज एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल। प्लीज नोट, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ एसिडिक एसिड का ग्राफ तो ऐसा चला जाता है, तो इसमें अपन नहीं नाप सकते। HCl ऐसा जा रहा है, HCl को नाप सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट एक सॉल्ट है। सारे सॉल्ट्स अगर वो पानी में सॉल्युबल हैं तो वो फुल्ली डिसोसिएट हो जाते हैं और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अच्छा, तो ये भी नाप सकते हैं, जरूर। माइनस कॉमन ले लो तो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NaCl, वो भी एक सॉल्ट है और ये भी फुल्ली डिसोसिएटेड है। तो ये तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लैम्डा इन्फिनिटी लिए, उन्हें जोड़ा या घटाया, और उनको जोड़ घटाकर ये तीनों स्ट्रॉन्ग हैं। ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और इन्हें जोड़ घटाकर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट
इसका लैम्डा इन्फिनिटी वो वाला निकाल लेते हैं, वो वाला लैम्डा इन्फिनिटी निकाल लेते हैं जिसको हम नहीं निकाल पाते। कहां से? यहां से। ये बात है। ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये शानदार है, ये मजे से भी मजेदार है। ये गुड, वेरी वेरी गुड, अच्छी बात है। चलिए, तो भाई लोग, ये तो थी कहानी किसकी? कोलरॉश लॉ के इंट्रोडक्शन की। पर एक्चुअली ये कहानी बस इतनी ही नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कोलरॉश लॉ की शुरुआत करी है हमने, इसको रिविजिट करेंगे और इस कहानी को जारी रखेंगे और कंक्लूड भी कर देंगे अगली बार। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।